वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? और आज तो बहुत खुश होंगे, पूरा देश झूम रहा है। ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल आ गया है, यही खुशी जो है वो बड़े पैमाने पे मनाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय बाद गोल्ड मेडल आया है। और जिन खिलाड़ियों ने और भी अन्य मेडल लेकर आए हैं, उन लोगों को भी बधाई हो कि भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। स्वयं का स्वामी जो आरजेएस की मुहिम है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं खिलाड़ी अपने दम पर संघर्ष करके। और गांव-गांव में कई खिलाड़ी हैं जो और आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे माथा ऊंचा कर सकते हैं। और जो मेडल नहीं लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि उन लोगों ने भारत के लिए इतना कुछ सोचा, संघर्ष किया। खेल में जीत हार तो होते ही हैं, लेकिन सकारात्मक सोच को कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए सकारात्मक सॉन्ग से ही शुरू करते हैं। डोगरा साहब, धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। डोगरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम खेलेंगे, देश खेलेगा। निश्चित रूप से पूरे गांव-गांव तक जो है ये आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत ही बड़ी प्रतिभाएं रहती हैं। और सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आपका धन्यवाद। जय हिंद। खेलों की प्रतिभा का आपने स्वागत किया है। यामीन मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। यामीन मलिक जी और शिवानी वर्मा जी, आप लोग आइए, आप लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, बात चल रही है जीत और हार की, और सुरजीत सिंह दिदेवार जी ने ये मैसेज दिया, जिसको कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने आज फ्लैश किया। फेसबुक लाइव में गुरुवार को बातचीत हुई थी, वहाँ पर ये प्रोपेगेट किया गया कि जो खिलाड़ी हार कर आ रहे हैं उनका भी मनोबल हमें ऊंचा करना है, ताकि अगली बार वो हम भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जीतने वालों के लिए तो पूरा देश है, उनके साथ है, लेकिन हारने वालों का ये आरजेएस सकारात्मक सोच की पूरे देश में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि हारने वाले खिलाड़ियों को भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। खेल है, दिदेवार जी ने बताया कि खेल है, जीत और हार। अगर कोई नहीं हारेगा तो जीतेगा कैसे? ये बहुत बड़ी बात है। देशवासियों को इस भावना से एक दिशा देना बहुत ज़रूरी है। सरकारों को भी चाहिए कि वो एक दिशा दें। और हम आगे बातचीत करेंगे कि इन बातों को जो दिदेवार जी ने कल गुरुवार को कहा था, उन बातों को अमल में भी लाया जा रहा है। यानी पूरा देश जो है वो चाह रहा है कि जो खिलाड़ी हार जाते हैं उनका भी मनोबल टूटे नहीं, क्योंकि अगली बार उनसे आशा की जा सकती है पदक की। तो आप लोग बातचीत हम लोग ओलंपिक की करेंगे, बड़ी ज़ोरदार करेंगे। आरजेएस की वेबिनार की भी करेंगे। और आज एक प्रोमो भी आया है, आरजेएस क्विज जो होगा उसका प्रोमो भी आ गया है। पारसारथी थपलियाल जी उसको कंडक्ट करेंगे और उनका वीडियो आज आया हुआ है, वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम डोगरा जी को आमंत्रित करते हैं। डोगरा जी की वीडियो जारी की गई, ऑडियो था, उसको वीडियो यूट्यूब पे लोड किया गया। इससे पहले भी डोगरा साहब आज सम्मान के करते हैं। डोगरा जी, जय हिंद। आप कहीं इवनिंग वॉक पे हैं लग रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल छत के पे बैठा हूँ और हिंदुस्तान की खेलों की
इस सफलता जी को जी, जश्न के तौर पे मना रहा हूँ। का दीदार नहीं कर पा रहे हैं आप। अंधेरे में है तो लाइट अपने कैमरे का थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फ्लैश, शायद उससे। आप कहें तो मैं नीचे चला जाता हूँ, लेकिन ऊपर मैं छत पर बैठा हुआ जो है, भारतीय खेलों के इतिहास में एक नई जो ऊर्जा पैदा हुई है। मैंने 9 जुलाई को, जो आपको आवाज तो आ रही है मेरी? नहीं, आप लाइट में आइए, लाइट में आइए, लाइट में आइए, डोगरा जी आप लाइट में आइए। तो 2 मिनट तब तक आपको इंतजार। कोई बात नहीं, मेरे को हम आप लाइट में आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपको दिखाना चाहेंगे, हम लोग बात ये कर रहे हैं जीते हारे, ये संघर्ष है, संघर्ष में। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा हारने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको उनका मनोबल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं कि उनका भी मनोबल जो है बढ़ाया जाए। और सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री डोगरा साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कल घोषणा की कि ओलंपिक में अब चौथे स्थान पर रहने वाले प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य जी की बिल्कुल। खेल नीति में ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाले, देखिए ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने वालों खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 50-50 लाख रुपए देगी। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की घोषणा है, और ये अभी तक कोई प्रावधान नहीं था। देखिए देश में कहीं ना कहीं जो आरजेएस की फिलोसफी है, हम लोग गुरुवार को इसकी बातचीत कर रहे थे और विदेवार जी लाइव जुड़े हुए थे, और उन्होंने ही कहा कि हारने वाले खिलाड़ियों का मनोबल हमें बनाए रखना है, क्योंकि उन्हीं से आगे आशा की जा सकती है। जी डोगरा जी, अब बिल्कुल लाइट आ रही है, बताएं, बताएं ओलंपिक मन के। आज जो है हमारे भारत के खेल इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। हम एक मेडल को तरसते थे, आज हिंदुस्तान मेडल लिस्ट में जो है 7 मेडल लेकर हमारे देश का जो नाम जो ऊंचा किया है। मैं आपको 9 जुलाई की बात बता रहा हूँ, मेरी फेसबुक पेज पे आप अपडेट देख सकते हैं। मैंने उसमें ये लिखा था, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों के सबके मूल्यांकन करे। 3-4 ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ी मेरे अभी भी डायरेक्ट संपर्क में हैं, जिनको मैंने इंटरव्यू भी किया है। हालांकि ये जो आपने हारने जीतने की बात करी, खेल के अंदर हार और जीत दोनों ही होती हैं, लेकिन जो इस बार जो खिलाड़ी गए थे, और सबसे बड़ी बात, जीत कर आने के बाद तो सब स्वागत करते हैं, पहले भी होते रहे हैं। इन खेलों के पीछे बेसिकली जो ये मेडल जीतने की जो एक परंपरा नई स्टार्ट हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। विशेष तौर पर क्योंकि आपको शायद मालूम हो, उन्होंने जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें खिलाड़ी ही नहीं, उनके खिलाड़ी के परिवार के साथ भी उन्होंने संवाद किया था। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरी जानकारी के हिसाब से, हो सकता है कि कोई और भी ऐसा किया हो, वर्ल्ड में शायद ऐसा पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने से पहले सबको, ना केवल खिलाड़ियों को बल्कि उनके परिवार से भी बात करी। तो देखिए, खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कब करता है? खेल जो है वो प्रतिभाएं शरीर से होती है ज्यादातर, लेकिन मानसिक जो मनोबल जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम का 1983 वर्ल्ड कप जीतना हो, और चाहे ओलंपिक में जो इस बार जो प्रतिभाएं सामने आई हैं। और हमें लगता है कि ये भारतीय खेल के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। और जी आने जी वाले समय, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और सभी भारतवासियों को गर्व होगा इस बात पर, कि अगर हम एक मेडल ला पाते थे बड़ी मुश्किल से, और कई बार तो एक मेडल भी नहीं मिलता था हमें ओलंपिक में, और इस बार 7 आए हैं। हमें पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे खेल कल्चर बड़ा है। इनामी राशि की बात करें, जैसे अभी आपने मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो है सोने का तमगा या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल को विनर को जो है इनामी राशि दी जाती थी। तो ये जो पहल है, और इसीलिए हरियाणा, देखिए बात ये राज्य की नहीं है, बात ये है कि क्योंकि खिलाड़ी जो होता है उसकी पीठ थपथपाना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप जो है, जिस खिलाड़ी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और बात हारने और जीतने की तो है ही नहीं, जो 127 खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कोई भी कम नहीं था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी कोई बच्चे का खेल नहीं है। हमें कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ओलंपिक जो है शिखर है खेलों का।
ओलंपिक में तो इन तमाम चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो भारतीय खेल इतिहास में एक वास्तव में नया चैप्टर जुड़ा है, और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसमें हमारे विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो खुद हाँ, खेलों डोगरा जी आपको रोक कर बताना चाहेंगे कि भारत के खाते में, जैसा आपने कहा कि 7 मेडल आ चुके हैं, और कुछ प्रीव्यू बताना चाहेंगे, जैसे कि आज एक ऐतिहासिक पल हुआ ओलंपिक में, उस पर आपसे टिप्पणी लेंगे। नीरज चोपड़ा ने 87.58 भाला फेंक में जीत लिया गोल्ड मेडल, और देश को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जो है ये मिला, और हरियाणा की आन बान शान इसमें भी नीरज चोपड़ा ने बनाई। अच्छा, महाबली सतपाल जी ने बजरंग पुनिया को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की बहुत बहुत बधाई दी है, आशीर्वाद दी है। तो ये सतपाल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज जो ओलंपिक हो रहे हैं, तो आज भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, और उन्होंने यहाँ कजाकिस्तान के दौलेत नियाज़बेकोव के खिलाफ एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। इसके अलावा पदक जीतने के प्रबल दावेदार जो हैं उन्होंने बाजी मार ली, नीरज चोपड़ा जी ने, और भारत का गोल्फ में पहला मेडल जीतने का सपना टूट गया है। गोल्फ में मेडल नहीं आ रहा है, और महिला गोल्फर अदिति अशोक चौथे और अंतिम राउंड में चौथे स्थान पर रही, और मामूली अंतर से मेडल जीतने से वो चूक गई हैं। खिलाड़ियों का जरा एक बार मैं तस्वीर दिखा दूं। बजरंग पुनिया जी हैं, बहुत बहुत बधाई बजरंग पुनिया जी को देश का गौरव बढ़ाने के लिए। और जो नीरज चोपड़ा जी हैं, नीरज चोपड़ा जी का ये अंदाज जो है, ये देखिए कितने साहस और शक्ति के साथ देश का प्रतिनिधित्व करते हुए और तिरंगे की शान को ये लोग बना रहे हैं। मैं एक वीडियो भी दिखा रहा हूं बजरंग, ये नीरज चोपड़ा जी। जी हाँ, बड़ा ही खूबसूरत। और बड़े ही दीर्घ गंभीर अंदाज में जो है चोपड़ा जी ने इस जैवलिन थ्रो किया, और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां जो है वो आ गई हैं भारत में। तो इस तरह से जो ये खिलाड़ी हैं, इनकी तैयारियों पर कुछ, क्योंकि आप खेल समीक्षक भी रहे हैं, खेल पत्रकार रहे हैं डोगरा जी, और खेल महासंघ में भी आप पदाधिकारी हैं, तो इनकी तैयारियों पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? ये खिलाड़ी जो तैयारी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात मन्ना जी ये है, खेलों में जब तक राजनीति रहेगी खेलों का विकास नहीं हो सकता। सारे हमारे खेल संघ जो हैं उनमें राजनीति घुसी हुई है। और आपके संज्ञान में एक बात और डाल दूं, हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं 7 मेडल में। आपको पता है हमारे ये 15-20 मेडल हो सकते थे। हमारे कोचों को नहीं भेजा गया खिलाड़ियों के साथ, राजनीति खेली गई वहां पर। क्यों? हम विदेशी कोचों के ऊपर क्यों निर्भर होते हैं? क्या हमारे देश में कोच नहीं है? जब हमारे देश में खिलाड़ी हो सकते हैं तो कोच क्यों नहीं हो सकते? क्या कल को सुनील छेत्री अगर रिटायर होते हैं, या बाईचंद भूटिया खुद जो है स्वयं फुटबॉल एकेडमी खोले बैठे हैं, क्या वो कोचिंग नहीं दे रहे हैं? हम विदेशी कोच क्यों लेकर आते हैं? इतना पैसा हम क्यों खर्च करते हैं? इतने में हम जो है हर सिटी, मैंने तो पिछले वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन डेली गार्जियन में मेरा लेख छपा, और आज समाज में भी छपा। कभी हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी होश है कि वो उनको देखें जो मैंने लिखा है? मैं भी एक नागरिक हूं, पत्रकार हूं, मैंने कुछ ऐसे सजेशन उसके अंदर दिए हैं, आपके माध्यम से क्या पता हमारे खेल मंत्री की भी आंख खुल जाए। क्योंकि जीतने के बाद फोटो हर कोई खिंचवा लेता है। कभी पीवी संधू को पूछिए, जब वो कॉमनवेल्थ में गई थी, एक अवार्ड फंक्शन में मुझे मिली थी, मैंने उनको बोला था बेटा हम आपसे उम्मीद करते हैं आप गोल्ड लेकर आओगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में मैंने वो फोटो डाली थी,
मैं खिलाड़ियों के मैरी कॉम से लेकर सबके संपर्क में हूँ। अमित गया हुआ था जो हार गया, कितना क्रिटिसाइज्म मिला उसे। आपको पता है उस बच्चे के, उस लड़के के अंदर कितनी पोटेंशियल है। हम लोग क्या है बेसिकली हॉस्पिटल बनाने की बातें करते हैं, कोरोना की बातें करते हैं। अगर हम स्टेडियम बना दें ना तो हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, हमारे वेरी गुड। हमारे यहाँ खेल कल्चर ही नहीं आज तक हुआ घर परिवार में। अब हमारे हिंदी फिल्मी गाना बना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मुझे ये बताइए सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ा हुआ है? किसी नवाब से कम है? उसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। खेलों के अंदर सर बहुत संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। कभी तो इस बात की है कि यहाँ पर विदेशी कोचों को बहुत पैसा दिया जाता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र संजवान जी, अक्सर वो इस बात को चैलेंज करते हैं, बहुत लिखते हैं, लेकिन कभी भी हमारे खेल मंत्रालय हो और चाहे खेल संघ हो, उन्होंने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनको मैंने कम से कम 5 बार मैसेज डाला, एक बार उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। सोचिए, एक पत्रकार को वो अगर जवाब नहीं दे रहे, जबकि मेरा पॉजिटिव मैसेज लेने का उद्देश्य था उनसे। आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया है, खेल को क्या योगदान दिया है। भारतीय फुटबॉल टीम जो है ओलंपिक छोड़िए, एशियन गेम में क्वालिफाई नहीं कर पाती, कॉमनवेल्थ में खेलने का मौका नहीं मिलता। क्या कारण है? वो प्रफुल्ल पटेल ने कभी फुटबॉल देखी है, जिन्हें इतने दिन से जो है प्रेसिडेंट बनाया हुआ है? सन 2014 में होटल संग्रीला में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि अब तो हमारे प्रधानमंत्री जो है काफी खेलों में रुचि रखते हैं और भारतीय फुटबॉल का जो है वो 150 से भी नीचे रैंक था उस समय। क्या कारण है हमारी फुटबॉल का, क्यों? और आप इतने लंबे समय से प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। उसका असर यह हुआ 2014 के बाद मुझे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं गया, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है, अगर दिन में है तो लंच या वो करा लेते हैं और रात को है तो कॉकटेल डिनर। जो उन्होंने प्रेस रिलीज दे दी वो छप जाती है, कोई पत्रकार उनसे प्रश्न कर ही नहीं सकता और करता ही भी नहीं है, क्योंकि वहां पत्रकारिता नहीं हो रही, खेल में चाटुकारिता हो रही है। और जब तक ये चलेगा कभी खेलों का उद्धार नहीं हो सकता। और मैं एक बात और बता दूं आपके इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं जो कि एडिटर हैं इस समय डेली गार्जियन के, मनोज जोशी जी, और हिंदी अखबार आज समाज के। मैंने बिंदासकी में जो लिखा उन्होंने प्रकाशित किया और वो खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके कई बताए हुए मेडल जीते हैं। आज सब क्लेम कर रहे हैं चीजें, लेकिन कभी क्या इन चीजों को ध्यान दिया गया कि खेल, आप, मैं छोटे से एग्जांपल और बताऊंगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हमारे यहाँ कितने हैं? बच्चों को फ्री में क्यों नहीं अलाउ किया जाता? वहां फीस क्यों ली जाती है? कैसे डेवलप होगा खेलों का संस्कृति? दूसरी बात, हम जब खेलते थे, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और दिल्ली स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ मैं। हमारा पीटीआई हमारे को सवेरे जो है कभी भी प्रेयर के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे। आज बच्चों के अंदर जो है खेलों के प्रति सिर्फ पैसे के प्रति भागना है, क्रिकेटर क्यों बनाना। मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट के चक्कर में कितने ऐसे 2 प्लेयरों के नाम मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पर ले रहा हूँ। कराटे के चैंपियन है 2 लोग, एक का नाम है दीपिका धीमान, एक का नाम है अनिकेत गुप्ता। उन लोगों को क्यों नहीं खेलने का मौका मिला ओलंपिक में? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई पूछने वाला है, कोई कराटे संघ है उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, जबकि वो सरकारी नौकरी में हैं, वो बेचारे बोल नहीं सकते। इन पे कभी जी विचार किया है कि डोगरा जी, छोटे शब्दों में आपने खेलों के प्रति जो आपके लगाव हैं, आप खुद भी खेलते रहे हैं और आपको चोट भी लगी, ये भी जानकारी मिली मुझे। क्रिकेट से लगाव आपका भी रहा है और खेल समीक्षक के रूप में भी आपने बेबाक टिप्पणी की है और आज भी इस आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन में इन बातों को आप उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अधिकता पर आपने जोर दिया है। अगर वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं जगह जगह पे, गांवों में भी स्पोर्ट्स की अगर सुविधाएं मिल जाती हैं तो फिर इतने अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इशारा ये था कि लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि खेलों के चलते पूरा जनरेशन जेंडरी जो है वो स्वस्थ रहेगी। यही आपका मैसेज था। ये मैसेज गया है कि ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाएं जो है वो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग छाती ठोक कर कहते हैं तिरंगे का सम्मान बढ़ाते हैं,
जो खिलाड़ी हैं, तो हम सभी को खुशियां देते हैं। ये खेल ऐसी चीज है जो खेल भावना से खेलते हैं, और खेल भावना से अगर खेल प्रेमी देखते हैं तो दूसरे देश के लोग भी हमारे खिलाड़ियों को जीतने पर बधाइयां दे रहे होंगे, उनके खेल को करीब से देख भी रहे होंगे। तो इन खिलाड़ियों को एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी जीत कर आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो हार कर आ रहे हैं, ओलंपिक में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी जीत है, उन खिलाड़ियों पर भी सरकार ही नहीं, समाज का भी ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि अगली बार हम लोग उनका मनोबल बढ़ाकर उनको विजेता बनाएंगे। ये कहते हुए, और डोगरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, खासकर जी, खासकर क्योंकि आज ओलंपिक में पूरा देश खुश है मेडल लेने से। एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, सिंगल सेंटेंस। हमारे देश में अगर खेल कल्चर बनाना है, हमारे यहाँ डीडी स्पोर्ट्स बना है जिसपे प्रसारण नहीं हुआ जी, हमें सोनी पर देखना पड़ा, रेडियो पे प्रसारण आया। मैंने पिछले वर्ष जो आर्टिकल लिखा था, अगर खेलों का विकास करना है तो हमें एक रेडियो स्टेशन पूरी तरह से खेलों पे समर्पित कर देना चाहिए, जिसपे कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। खेलों की यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार दावे करती है, कहां पर बनी है, वाइस चांसलर बन गया, कि एक्चुअली क्या है, हम लोग हवा में बातें करते हैं। आज जो है ये ध्यानचंद के नाम से भारत रत्न, वो जो खेल रत्न की बात चल रही है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया जाता है या वो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया जाता है। जब वो पुरस्कार का नाम अगर चेंज कर सकते हैं तो अरुण जेटली किस लिए, लाला अमरनाथ क्यों नहीं? भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं वो, और दिल्ली से थे वो। कीर्ति आजाद जी ने इस बारे में जो है एजिटेशन करा था, बट नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। बेदी साहब ने इस चीज के लिए आलोचना करी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कौन है? बस मैं इतनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि आप, और बल्कि मैं आपकी बिल्कुल पूरी प्रशंसा करता हूं कि आज आपने ये विषय जो चुना खेलों का, आप स्वयं जो है काफी एक समझदार और मैच्योर मीडिया कर्मी हैं, और आप ये आरजेएस सकारात्मक की जो अलग जगह बैठे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके इस माध्यम से जो मैंने आप बात रखी और आपने जो बातें कही कि हारे हुए खिलाड़ी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी जीता और हारा, आज हारा है तो कल जीतेगा भी। मैंने भी कभी कुश्ती नहीं खेली थी, गांव में पहली बार खेली, हार गया, लेकिन फिर जनून था, दूसरी जीती और मेरे भाइयों ने उठा लिया। मैंने इसको संस्मरण में लिखा भी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद डोगरा साहब जुड़ने के लिए। तो ये सुरेंद्र सिंह डोगरा, एसएस डोगरा जी थे, जो कि खेल समीक्षक भी पत्रकार हैं और खेल संघ से भी जुड़े हुए हैं। बेबाक टिप्पणी इन्होंने दिया है, और निश्चित रूप से इन बातों को अमल हमारे खेल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और यही हमारा जो सीना चौड़ा होता है, हम लोग तिरंगा का मान जो बढ़ता है, इसको मान सम्मान को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ओलंपिक पूरे वर्ल्ड लेवल का चीज है, तो इसमें हम लोग हारे हुए खिलाड़ियों पर भी आप लोग निगाह रखिएगा, उनके बारे में भी 2-4 शब्द अपने सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों से बातचीत में लाइएगा, उनको उपेक्षा मत कीजिएगा, ये हम आरजेएस की तरफ से अपील मानिएगा। और अभी ध्यानचंद जी की बात चली है, तो ध्यानचंद जी के नाम पे ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ये भी एक जानकारी जो है वो वैसे कम लोगों को पता है। ये ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं आपको कि खेल क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार सबसे बड़ी उपलब्धि है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का निर्णय था। ये पुरस्कार भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर है, और ध्यानचंद पुरस्कार प्रतिवर्ष चुनिंदा खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ ही साथ खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए नकद राशि भी प्रदान की जाती है। तो ये भी जानकारी देश को जाना चाहिए। तुलनात्मक रूप से लोग जो हैं उसमें राजनीति ले आते हैं। अगर सरकार ने निर्णय लिया है, इस तरह का निर्णय लिया है, तो आगे अब तो निर्णय ले लिया गया है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू किया था, और प्रतिवर्ष
चुनिंदा खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और हर साल ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को दिया जाता है। 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। ये राशि बढ़नी चाहिए, चर्चा इन चीजों पे होनी चाहिए और सरकार के द्वारा ऐसे भी माहौल बनाने चाहिए कि जो हारकर खिलाड़ी आए उनके गले में भी आर्थिक रूप से उनके परिवार हैं, परिवार का भी मनोबल टूट जाता है। इसलिए समाज, सरकार के साथ साथ समाज का भी यह कर्तव्य है कि उनका मनोबल ना तोड़े, क्योंकि अगले विजेता वही लोग होते हैं। और शिखा चौधरी बहन को जय हिंद, आप जुड़ी हैं। शिखा जी काफी पहले से आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ी हुई है। आबिद मलिक जी लिखते हैं, बिल्कुल जीतने व हारने दोनों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसी को, यही तो सकारात्मक भारत आंदोलन है। यही आवाज जो है न केवल सरकार तक बल्कि समाज तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आबिद मलिक जी काफी जागरूक हैं और बेलाग टिप्पणी करते हैं। और यामीन मलिक जी, आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग, शिवानी वर्मा जी जुड़ी हैं, तो आप लोग भेजिए, हम आपको छोटी छोटी बातचीत करेंगे, छोटी बातचीत करेंगे। तो इस वक्त आप लोगों का रिक्वेस्ट नहीं आया है, आप लोगों का आए तो हम उसको जोड़ते हैं। तब तक आज का जो इतिहास है उसके बारे में भी चर्चा करते चलते हैं, लेकिन आप तब तक आप लोग फटाफट जो है भेजिए। खेलों की, हाँ आ गया है। तो प्रखर वार्षणे, ये आरजेएस स्टार हैं, प्रखर वार्षणे आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तब तक चर्चा करते चलते हैं कि हर साल 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और ये दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और लघु और मध्यम वर्ग के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो हथकरघा को प्रोत्साहन देने का दिन है आज। और 7 अगस्त अगर फटाफट बोले तो जन्मदिन जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये सब महान लोग हैं। सुरेश वाडेकर जो गायक हैं उनका है, और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। गुलशन बावरा जो संगीतकार थे उनकी पुण्यतिथि है। और भीष्म साहनी जी का 8 अगस्त को जयंती है, जन्मदिन है। तमस फिल्म जो बनी थी भीष्म साहनी जी के उपन्यास पे बनी थी। और मीराबाई चानू जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी, तो उनकी जयंती है 8 अगस्त। इस तरह से आप लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो प्रखर वार्षणे जुड़े नहीं, आप लोगों का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी, तब तक ये जानकारी जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। आप लोगों का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है। बात करेंगे स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी की, जिनकी की आज जयंती है, स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले के बंदनावर कस्बे में 7 अगस्त को जन्म लिए थे और पत्रकारिता लेखन के प्रति गंभीर रुचि के चलते प्राध्यापक भी बने और फिर पत्रकारिता में आ गए। वो खबरों को दर्ज करने वाले साधारण खबरनवीस नहीं, बल्कि खबरों के घटने की प्रक्रिया और उसके प्रभावों के सजग व्याख्याता थे। आजादी के बाद की हिंदी पत्रकारिता यदि अपने नायकों की तलाश करने निकले तो वो इतिहास प्रख्यात पत्रकार और नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक रहे राजेंद्र माथुर जी, और इनके बिना पूरा नहीं हो सकता है। राजेंद्र माथुर जी की जिंदगी ऐसे जुझारू पत्रकार के तरह रही है जिसने मध्य प्रदेश के मालवा की माटी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। और उनकी बनाई लीक आज भी हिंदी पत्रकारिता का एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर मीडिया की पारंपरिक शैली के साथ आधुनिक विचार विमर्श भी आप कर सकते हैं उनकी पत्रकारिता को लेकर। आप लोगों का वो रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है आज। गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये बांग्ला साहित्यकार थे। गीतांजलि जो है और उसमें आप को पहला जो है ये
नोबेल पुरस्कार मिला था, और बांग्ला साहित्यकार गुरुदेव रविंद्र संगीत के से भी काफी फेमस हुए। और सुरेश वाडेकर साहब का भी जन्म आज के दिन हुआ। अवनींद्रनाथ ठाकुर, भारत के बंगाल प्रदेश के जन्मे चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर जी, उनका भी जन्म 7 अगस्त 1879 को हुआ। और प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ। MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन आयोग आप सुनते होंगे, तो भारतीय कृषि वैज्ञानिक का 7 अगस्त को जन्मदिन। तो इस तरह से ये स्वामीनाथन जी और रविंद्रनाथ जी ने देश को काफी दिशा दी। यही सब देश को बनाते हैं, देश इनसे बनता है। और बराबर हमें राजनीति की चर्चा नहीं करनी चाहिए गली नुक्कड़ चौराहे पे। राजनीति को राजनीति की तरह, चुनाव अगर आए, इलेक्शन हो, उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन 365 दिन और 24/7 जिंदगी को राजनीति के अपनी जिंदगी ही राजनीतिक बना देना, अपने मन नहीं। समाज जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जहां सामाजिक काम होते हैं वहां समाज करता है। जैसे भानु प्रताप जी RJS स्टार जुड़े हुए हैं बिहार से, RJS स्टार हैं ये, और पैक्स हैं रत्नाहर पंचायत के, और वहां पे बैठक हुई थी तो आप शामिल हुए थे। बल्कि एक बैठक इन्होंने अजय कुमार जी ने कराई थी, उसमें आपका सहयोग रहा था। भानु प्रताप जी जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये इस समाज पे हम लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा समाज नीति को आगे रखें। ये हम लोग फिलॉसफी जो है ना समाज के सामने ला रहे हैं कि समाज नीति जो है देश के विकास में बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। इसीलिए राजनीति से थोड़ा सा समाज को अब जो है दूर थोड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए RJS सकारात्मक भारत आंदोलन 95% समाज नीति की बात करता है, राजनीति की बात जो है वो 5% करता है। राजनीति हमारे जीवन पर, हमारे समाज में, हमारे माहौल में इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे राजनीति का भी भला होगा, नहीं तो लोगों के अंदर जो है एक अलग तरह की मानसिकता हो जाएगी राजनीति को लेकर। इसलिए राजनीति एक पॉलिटिक्स है, वो एक जरूरी चीज है। लोकतंत्र में राजनीति का एक रोल होता है, लेकिन सब कुछ राजनीति का ही रोल होना चाहिए। इस चीज से समाज में उन्नति नहीं हो सकती, न तो खेलों में अच्छा किया जा सकता है। तो आप लोग जुड़िए, आप लोगों का यहाँ पे आएगा तो फिर हम भानु प्रताप जी को ऐड कर रहे हैं। भानु प्रताप जी, बिहार के बारे में और आपके आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं उसके बारे में बताने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। तब तक आज जयंती है साइखोम मीराबाई चानू। जब 24 जुलाई को हम लोगों का वेबिनार हो रहा था तो उसमें उसी समय जो है इन्होंने पदक लिया सबसे पहला, तो रजत पदक की चर्चा की गई। देखिए नेट की जो है ना, अभी हम लोगों को इस इंडिया को ना, न्यू इंडिया तभी बनेगा जब नेटवर्क बिल्कुल टंच होगा हर जगह का, पूरे इंडिया का, तब कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा की बातें नेट पर ही निर्भर करती हैं, तो इसलिए नेट की तरफ जो है ना सरकारों का ध्यान होना चाहिए कि हमारा नेट जो है वो मजबूती से कैसे चलेगा, और लोग जो है वो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब चीजें नई जमाने की चीजें हैं। इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज करें या कल करें, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिंदगी का एक हिस्सा। जैसे कि कंप्यूटर आया था तो किताबों के बारे में कहा जाता था कि किताबें अब खत्म हो जाएंगी, कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन किताबें आज भी प्रकाशक बताते हैं कि हमारी सेल में कोई कमी ऐसी नहीं आई है। सपोर्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है वो सपोर्ट करता है हमारे चीजों को। तो एडिंग चल रहा है। भानु प्रताप जी, आप मोबाइल में देखिए, कोई ऑप्शन आए तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक मीराबाई चानू जी के बारे में बताते हैं। आज जयंती है, भारतीय वेट लिफ्टर हैं। नहीं, वहां से नेट नहीं काम किया। और राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ मीराबाई चानू ने उन 2 लोगों में शामिल हो गई हैं जिन्हें वर्ष 2018 में देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब वो ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को वेटलिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलाकर गौरवान्वित किया। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। सबसे पहला पदक जीतने वाली हमारी बहन जो है मीराबाई चानू,
निश्चित रूप से सैल्यूट है। पहला पदक एक महिला ने जीता और वो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। एडिंग का ऑप्शन एक बार फिर से हम भानु प्रताप जी के लिए दे रहे हैं। तब तक भीष्म साहनी जी के बारे में चर्चा कर दें। भीष्म साहनी जी जिनकी तमस उपन्यास पे फिल्म बनी थी, तमस काफी हिट फिल्म थी। ये भीष्म साहनी जी हैं और जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। 1915 में देश गुलाम था और वहां रावलपिंडी में जन्म हुआ। मृत्यु पुण्यतिथि जो है 11 जुलाई 2003 है दिल्ली में। भीष्म साहनी जी से कई बार मुलाकात कार्यक्रमों के दरमियान में हुई है। बहुत ही सोबर किस्म के आदमी थे और लेकिन विद्वता के मामले में जाने माने रहे हैं। एडी ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदेवार जी उपस्थित हैं। दीदेवार जी को अभी नेक्स्ट हम कनेक्ट करते हैं। तब तक भीष्म साहनी जी के बारे में बता दें। और दीदेवार जी का कनेक्शन जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जी हाँ, भानु प्रताप जी आप शायद ऐड हो जाएंगे। आपका ऑप्शन आ गया है। भीष्म साहनी जी भारतीय लेखक, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव, देखिए मानवीय मूल्यों के, यही उनके चेहरे पे मैंने देखा, मानवीय मूल्य एक आंखें बता देती हैं। ये ऐसे थे भीष्म साहनी जी। और वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। और बहुत बड़ी चीज है मानव धर्म। और आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी वे चिर स्मरणीय हैं। और भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से भी वे विभूषित किए गए। तो भीष्म साहनी जी को सैल्यूट है। भीष्म साहनी जी एक नवोदित जो लेखक हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि भीष्म साहनी जी की क्या चीजें रही है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐड करने के लिए। एक बार आप वो ऑप्शन दें। यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार आप ट्राई करें मोबाइल में। और अभी डोगरा जी से बात हो रही थी, तो आज डोगरा जी की स्टोरी जो है, अभी हम लोगों ने, डोगरा जी पॉजिटिव स्पीकर हैं। जो 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार आरजेएस टीजेएपीएस केबीएसके का होने जा रहा है, तो उसमें पॉजिटिव स्पीकर बने हैं और इनकी रिकॉर्डिंग आ गई है। इनकी वीडियो भी इनकी चाचा जी की वीडियो इन्होंने भेजी थी, उस पर यूट्यूब में अपलोड किया गया है। तो ये अवार्ड है जिन्होंने दादाजी की स्मृति में। ये सब सुपुत्र लोग हैं। डोगरा जी पत्रकार हैं, क्रिएटिव मीडिया एकेडमी चलाते हैं और अभी बातचीत भी हो रही थी खेलों पे, बड़े सटीक और बेबाक बोलते भी हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम पे डोगरा जी का परिवार जो है, उन्होंने ये अवार्ड घोषित किया है आरजेएस का। और स्वर्गीय गजय सिंह जी जो कि हवलदार थे, सेना में स्वतंत्रता सेनानी थे और 3 पीढ़ियां डोगरा जी की सेना में हैं। वो यूट्यूब पे लोड किया गया है। आरजेएस ग्रुप में अगर आप हैं तो वो भेजा गया है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी जुड़ गए हैं, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं। और चीफ गेस्ट जो हैं वो कोरोना मरीजों के पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, जिन्होंने की कोरोना में बहुत ही सेवा की। तो दीदेवार जी जुड़ गए हैं। दीदेवार जी से जानना चाहेंगे कि दीदेवार जी, आज समाज में जो आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है, तो उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? जिस तरह से हम लोग ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि मैसेजेस वगैरह जाते हैं और कितना हम लोग समाज नीति पे आगे निकल आए हैं। धन्यवाद। आपने देखा है कि परसों जो हमने बात करी थी कि हारे हुए खिलाड़ियों को भी सम्मान देना चाहिए, और अगले दिन ही हरियाणा सरकार की तरफ से उनके लिए एक धनराशि का घोषणा हो गई। अर्थात हमारा नेटवर्क कहीं ना कहीं पूरा काम कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अंदर जैसी वो भावना वैसी प्रकट हो जाती है। हमारे सबकी मिलकर जो भावना प्रकट हो रही है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी हो चुकी है। सकारात्मक के अंदर देखना है।
हमने हर एक बंदे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर, हर एक प्राणी और हर एक व्यक्ति के अंदर हम अवगुण देखते हैं, मगर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें गुण ना हो। हर एक के अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, और गुण अधिक होते हैं मगर हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने जीवन के अंदर देखें कि हमने कौन कौन सी रात को हम जागे हैं। हम पूरी जिंदगी में देखेंगे 4-5 रातें में हमें नींद नहीं आई होगी, पर पूरा जीवन 50-60 साल हमने आराम से रात को सोया होगा, उसको याद नहीं करते हैं। हम वो 4 रातें जो हमने जागी थी उसको याद करते हैं। तो ये हमारे को अपने परिवेश के अंदर देखना है कि मेरे को जीवन के अंदर हर श्वास के साथ क्या मिला है और मैंने अपने हर श्वास से क्या ग्रहण करा है। मैं खिलाड़ी हूं तो मैंने कैसे करना है, मैं शिक्षक हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं विचारक हूं, सबको अपने भीतर अपने अंदर ही देखना है। और सबसे बड़ी बात जो डोगरा साहब ने कही कि आपने भी उस बात को आगे करा है कि राजनीति एक विषय है, पर हर विषय के अंदर राजनीति हो तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं होती। और दूसरी बात, अभी उन्होंने कोच की बात कही थी, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भाषा होती है वो भाषा खाली भाषा नहीं होती है, वो पूरी संस्कृति होती है। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृति मिलती है, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की संस्कृति मिलती है, हम पंजाबी पढ़ते हैं तो पंजाबी की पूरी संस्कृति मिलती है, और अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो खाली इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की संस्कृति भी हम अपना लेते हैं। और इसी तरीके अगर कोई विदेशी कोच हमको मिलता है वो हमारी संस्कृति से विमुख है, हमारी बात को नहीं समझ सकता कि हमारे जो खिलाड़ी हैं कहां से वो आए हैं। तो हमारे कभी भी, ये पूरी तरह मैं डोगरा साहब से सहमत करता हूं कि हमारा विदेशी कोच कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, विदेशी कोच से अगर कोचिंग लेनी है तो हमारा इंडियन भारतीय कोच को कोचिंग दिला ले, तो वो हम कोच जो है हमारा भारतीय ही हो। अगर उसको कोई अपग्रेड करना है तो उसकी कोचिंग होनी चाहिए विदेश के अंदर, मगर हमारे खिलाड़ियों का विदेशी कोच नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें सोचना होगा और सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर संदेश देना होगा। और हमारे आरजेएस और दीदेवार के मिल से जो संदेश जा रहे हैं वो पॉजिटिविटी इतनी हो रही है कि एक दिन करने से आपने 3 दिन करा, 24 से आपने 15 अगस्त तक किया, ये पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक की रिस्पांस है, पब्लिक की चाहत है, इसलिए तो इनकरेजमेंट हो रही है। आप में जो विषय उठाते हैं रोज के और इतनी जो आप करते हैं, और अभी आपने ओलंपिक के हाईलाइट्स दिखाए हैं, वो हाईलाइट्स दिखाना भी एक पत्रकारिता का काम है जो आरजेएस भी कर रहा है। और चुन चुन के हमने बात करी है, और डोगरा साहब ने कहा है कि ये 7 की जगह 15 भी हो सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ 7 की जगह 70 भी हमारे लिए कम है, क्योंकि हमारे अंदर हर चीज के अंदर जज्बा है, मगर हमारे को सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज में राजनीति है। हमने वो, जैसा मैं खिलाड़ी हूं तो मैं खिलाड़ी के विषय में बात करूं, मैं अभी तक, जैसे आपने डीडी के अंदर नहीं दिखाया गया, सोनी टीवी पे दिखाया जा रहा है, एक किसान चैनल हमने दूरदर्शन की तरफ से कहा गया था किसान चैनल बना सकते हैं, तो एक खेल चैनल क्यों नहीं अलग से दूरदर्शन दे सकता। सरकार की इस ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सरकार का जाता क्या है, सरकार का विषय नहीं आता, उस पर ध्यान नहीं है, कारण कि वो राजनीति का जो भी उसको पद दिया जाता है उसको उसकी बैकग्राउंड का पता ही नहीं है, और वो किस विषय से आया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर हम इस बात को मिनिस्टर को बनाते हुए जो भी उस पद में देता है उस विषय का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी मजबूरी है तो पहले उसे ट्रेनिंग दी जाए, नहीं तो सीधा हमने सुबह कोई और शाम को और बदलते हैं। तो हमें राजनीति में भी, सरकार को भी, और ये सरकारें जो है हमारे समाज को ना चलाएं, समाज सरकार को चलाए। और जब तक ये समाज सरकार को चलाएगा तब तो राजनीति कम हो जाएगी, मगर जब सरकार समाज को चलाएगी तो राजनीति बढ़ जाएगी। हमें सबको सजग होना चाहिए। इस विषय में नहीं है कि उस पद पे कौन है, किसकी सरकार है, वो किसी नाम की सरकार नहीं है, वो भारत की सरकार है, और उस पद पे बैठा हुआ भारतीय है, वो किसी पार्टी का विशेष अधिकार नहीं है उस पर। जब हम किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की सरकार कहते हैं तो हम अपने आप उसे गलत रास्ते पे देने में प्रवृत्ति कर रहे हैं। हम उसको तानाशाही या उसके अंदर उसके अभिमान को
कहीं ना कहीं हम उसको वजन दे रहे हैं। वो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का विदेश मंत्री है, भारत का है, और सरकार भारत की है, किसी पार्टी की नहीं है। और जब पार्टी जो है, अगर पार्टी का नाम लेते हैं या व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं तो दोषी हम हैं। आज से हम अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए, उसकी सरकार है, अगर बोलना और सुनना बंद कर दे तो अपने आप सुधार हो जाएगा। खेल तो बहुत छोटी चीज है, खेल तो हर खिलाड़ी ने अपने भीतर से खेलना है, सिर्फ उसे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। जिसको खेलना नहीं है उसे खिलाया नहीं जा सकता। तो ये खिलाड़ी के अंदर अपने अंदर जो जज्बा है, उसके परिवार के साथ, उसके प्रांत के ऊपर, उसके गांव के अंदर, आज हम मीडिया के अंदर देखते हैं कि जी टीवी या किसी और चैनल के अंदर बड़े से बड़े डांसर आ रहे हैं, बड़े से बड़े गीतकार आ रहे हैं, वो उनकी बैकग्राउंड कुछ नहीं होती है, उनके भीतर उनका स्वामित्व उन्हें लाता है, वो तो एक अलग प्रोफेशनल हो गया। मगर खेल के अंदर भी ऐसे लाया जाए तो हमारे यहाँ भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी 4-5 साल से ही अगर उसे दिया जाए या 8 साल से दिया जाए तो अपनी उम्र में आने में वो एक बहुत बड़ा निष्पक्ष होगा। हाँ, दूसरी बात है कि हमने खेलना तो विदेशों में जाना है, तो विदेशों में जो उपलब्धि, जो सिस्टम मिला जाता है, वो हमारे यहाँ पर भी स्टेडियम में होना चाहिए। हमने अगर मिट्टी में खेला है तो वहां पर किसी और चीज में खेलना है तो वो भी हमारे खिलाड़ियों की कामयाबी ना होने का एक कारण होता है कि वहां पर वो सिस्टम जो है वो अपग्रेड हमारे यहाँ ना होने से, उन्हें जिस सिस्टम से प्रैक्टिस है उस सिस्टम को उन्होंने खेलना नहीं है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के लोग जिस ट्रेनिंग के अंदर हमारे लोग गए हैं, अगर उसमें खेलेंगे तो हम हर पदक जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस विषय में, हमारी ट्रेनिंग किसी और तरीके हो रखी है, हमारे को प्रोविजन कुछ और मिला है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आप के माध्यम से, आरजेएस और विदेवार के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, कि हमारे स्टेडियम जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों लेवल में करें। हम विश्व गुरु के भ्रम तोड़ दें। विश्व गुरु कहने से नहीं होगा, सिर्फ विश्व गुरु कहने वाला पापी वगैरह जब तक कहेंगे विश्व गुरु तेरे कर्म से, तेरी जीत से होगा, तेरे नाम से होगा, तेरे कर्म से होगा, तेरे को अपने कह रहा है। विश्व गुरु जो कह रहा है वो हमें गलत कह रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए जो सुनने में अच्छी लगे और प्रैक्टिकल में ना हो। प्रैक्टिकल करें। हमारे अंदर इतनी सक्षमता है, सिर्फ हमें सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से हर तरीके से सपोर्ट चाहिए। मेरा आज का ये कहना है ओलंपिक के बारे में, खेल की बातें में। हर वक्त हम खेल खेलते हैं, और खेल राजनीति का खेल ना, खेल एक्चुअल खेलें। आप सबका ठीक है, राजनीति खेल में नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिज्ञ भी बोलते हैं। हाँ। ये राजनीतिज्ञ भी बोलते हैं कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दीदेवार जी, एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो इस फेसबुक लाइव में हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, स्वयं का स्वामी बनो, और स्वयं का स्वामी बनकर ही हमारी कई खिलाड़ी जो है और बहनें भी जो है वो मेडल कुछ ले आई, कुछ नहीं ले आई, लेकिन वो ओलंपिक तक भारत को पहुंचाई। उनका हमें शुक्रिया समाज को करना चाहिए। यहां पर सरकार का कोई रोल नहीं है। समाज जो है उन खिलाड़ियों की प्रतिभा की चर्चा न करके उनकी जाति की चर्चा करने लगता है। इसको आप क्या कहेंगे? इस भारत जैसे महान देश में जब जाति की नजरों से खिलाड़ियों को, जो स्वयं का स्वामी बन चुकी हैं, खास करके ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, सबने देखा है, सोशल मीडिया पर ये सब चीजें जा रही हैं, क्या इससे भारत की छवि धूमिल नहीं होती है स्वयं का स्वामी बनने के बाद? मैं ये कह रहा हूं कि स्वयं का स्वामी अभी शुरुआत है, मगर धूमिल नहीं हो सकती। धूमिल तो हमारी जाति की जब भी बात करी है, हम आपको अपना, हम क्यों हमारे पे अंग्रेजों ने राज करा? अंग्रेज तो हमारे पर व्यापार करने आए थे, वो हम पर राज करने नहीं आए थे। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अंग्रेज चोरी से हमारे आए हैं। अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए आए थे, और उस समय के जो राजा थे उसने व्यापार के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। मगर जब उन्होंने यहाँ आकर देखा कि हम तो जाति प्रथा में इतने विघटन है, तो उन्होंने इसका वहां आकर समझ लिए कि हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जाइएगा, चाहे वो बहादुर जो भी राजा आया है, बाबर अगर वो आया है तो बाबर को जगह स्थान किसने दिए? उन्हीं लोगों ने दिया जो जाति प्रथा में विभाजित थे। अंग्रेजों को स्थान किसने दिया? अंग्रेजों को साथ किसने दिया? वो जाति प्रथा के अंदर वो दोषी थे। हमने अपने भाई भाई के अंदर विरोध करते हुए कुछ छोटे से लालच से हमने बाबर को सपोर्ट करा, और बाबर तो ऐसा विदेशी था जो जिस घर को लूटने आया था उसने उसका घर बना लिया,
उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने घर बनाकर ऐसा कहा। अंग्रेज को तो हमने, उनको तो हमारे को कुछ तो सीख मिल गई है, मगर वो हमसे लूट के कहीं और ले गया। बाकी तो मुसलमान तो कहीं लेके नहीं गए, जिन्होंने राज करा वो यहीं का यही रहा, क्योंकि उन्होंने विदेश में नहीं गए। तो हर चीज में गुणवत्ता भी होती है। और ये जो जाति है, खेल के अंदर, पढ़ाई के अंदर, खान के अंदर, मैं ये कहता हूं जो जाति की बात कहता है वो अपने आप से प्रश्न करे, जो तूने अनाज आज खाया है, तेरे को पता है कि किसने उगाया है? तेरे घर के अंदर कोई बिजली खराब हो जाती है तो तू कभी जाति वाला पूछता है या उस कारीगर को पूछता है जो उसका कारीगर है? तेरे घर में अगर कोई फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी कुछ भी खराब हो जाता है तो तू किसको बुलाता है? जाति देखता है या उसका कारीगर है जो उसको बुलाता है? हर जगह पे तू कारीगर की, उसकी प्रतिष्ठा को देखता है। और यहाँ पे जातिवाद करने वाला, ये राजनीति वाला सबसे बड़ा देशद्रोही है। इनसे हमें सजग होना चाहिए। और हमारे जो भी राजनीति के अंदर किसी भी तरीके जाति प्रथा, ये मानने गया कि हमारी संस्कृति में जाति, हम आपस में इतने गहरे हैं कि हम उससे टूट नहीं सकते, मगर हमें टूटना भी नहीं है किसी की संस्कृति को तोड़ के, उससे तोड़ना नहीं है, मगर उसका दुरुपयोग है, उसका गलत इस्तेमाल करने वाला पापी है, देशद्रोही है। हमें सबको मिलकर ये करना है, खाली खेल में नहीं, हर जगह पे भी जहां पर भी जाति, वर्ग, प्रांत की बात होगी वो विघटन की बात है। विघटन जो है वो उस व्यक्ति विशेष को भी नुकसान देता है, उसके परिवार को भी नुकसान देता है, राष्ट्र को तो नुकसान होता ही है। यही हमारा सदियों से हम गुलाम रहे हैं। और आज अगर हम ये सकारात्मक करते हुए, स्वयं का स्वामी जो भी होगा वो कभी भी इन बातों में, विघटन में किसी की भी रास्ते नहीं होगा। वो खुद चौड़ा होकर सबसे अगर पतंजलि कहेगा मैं तेरी थाली में खा लूंगा, अगर तुम, तेरे कर्म ठीक है, तेरा व्यवहार ठीक है। एक व्यापारी जो है वो किससे बात करता है? वो कह रहा है कि तू किसी जाति वर्ग का नहीं है, मैंने इतने की तेरे चीज दी है, वो पैसे दे। उससे आप उधार में भी करता है जिसके व्यवहार ठीक होता है। तो हम हर जगह पे जीवन में देखेंगे तो हम व्यवहार के साथ चलते हैं, कहीं पर जाति नहीं आती। मगर जाति के नाम से कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक जो हमारे हैं अगुवाई, वो इसका दुरुपयोग करके हमें विघटन के अंदर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। हमें इसमें नहीं करना चाहिए। वो करते हैं, वो कह दें, अगर हम उन्हें कहने पे भी बात करते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलती है। अगर कह के हम उनको नजरअंदाज कर देंगे तो सपोर्ट खत्म हो जाएगी। और अगर हमें, अगर खेल के बजाय नहीं, जीवन के हर पल के अंदर हमें सिर्फ व्यक्ति विशेष, इंसान, आदमी और मानव की बात करनी चाहिए। मानवता तभी है कि सभी मानव जो है एक दूसरे के प्रति हो। मेरा मैं और तेरा मैं दोनों मिलके हम बने और ये हम राष्ट्र है। मगर मेरा मैं अलग है और तेरा मैं अलग है तो ये विघटन है। दीदेवार इसको कभी भी इसमें सहमति प्रकट नहीं करता। और अपने मैं को मैं पहचानूं, वो अपने मैं को पहचानेगा। दोनों के विचार विमर्श में, दोनों के विचार मिलकर जो है हम बन जाएंगे। तेरा, मेरे पास अगर 1 रुपया है, मैंने किसी को दिया तो उसके पास 1 रुपया, मेरे पास 0 है। मगर मेरे पास एक विचार है और उसके पास एक विचार है, मैंने अपना विचार उसे दिया, उसका विचार लिया, दोनों के पास 2-2 विचार आ गए। तो ऐसे विचार से किसी का घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। मेरे विचार देने से मेरा विचार तो घटेगा नहीं, पर दूसरे का विचार बढ़ेगा। दूसरे का विचार मुझे लेने से उसका घटेगा नहीं, मेरा बढ़ जाएगा। तो हमें आदान प्रदान के अंदर विचारों का आदान प्रदान करें तो हम संयुक्त बनेंगे, राष्ट्र संयुक्त बनेगा। ये सकारात्मक भारत के लिए सबसे प्रथम, अगर ये बात हम समझ जाएंगे तो ये प्रथम ही सकारात्मक है। जी, जैसे ही सोच आएगी राष्ट्र प्रथम और भारत एक परिवार, विश्व एक घर, तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं जो है वो सार्वभौमिक हो जाएंगी, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ चली जाती हैं। और सकारात्मक सोच से ही वो जो सक्सेस का जो ताला है वो खुल जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ ही समाज अगर आगे बढ़े तो समाज में भाईचारा, अमन, चैन, विकास के लिए जो जरूरी है ये चीजें हो सकती हैं। हम अब एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें कि जो रेसलर बजरंग पूनिया जी के घर की ये रिकॉर्डिंग है। वहां हम लोग चलते हैं। टीम आरजेएस की तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई है। तो दीदेवार जी, आपने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं कि इंसान के पास जो चीज होता है वही देता है, वही चीज देता है। तो अच्छा चीज होगा तो अच्छा चीज समाज में जाएगा और बुरे लोग बुरी चीजें देते हैं। तो इसीलिए हमें पूरे भारत को कम से कम एक परिवार की तरह हम लोग मानकर और व्यवहार करें, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए, सम्मान जरूरी है। दीदेवार जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आरजेएस ऑब्जर्वर दीपक जी भी जुड़े हुए हैं
और मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं कि वो ऑनलाइन आ जाए, तो उनसे बातचीत की जाएगी। तब तक आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। खूब बढ़िया हो गया। ठीक है, दवा भैया की सब देश की डिमांड की है, सब की है, सबकी दवा, सब भैया की दवा थी, सब भैया की दवा थी। आ गया, खूब खुश है भैया, खूब खुश। तस्वीरें आप देख रहे थे, बजरंग की मां को आप सुन रहे थे, और ये सभी खुश नजर आ रहे हैं। वहां पर बोल नहीं पा रहे हैं, गला दबा हुआ है, दर्द भी महसूस हो रहा है। बयान नहीं कर सकते। एक दिन पहले थोड़ी सी मार सी लगी थी। सुबह यहाँ कोई नहीं, लेकिन मैं तो कल भी इतना मान रहा हूँ, आप तो आए। सुबह मैंने बोला था खाली नहीं आएगा मेरे बेटा, खाली नहीं आएंगे। जीरो चढ़ा है दिन भर। ये पिताजी है बजरंग सिंह, मेरा सपना पूरा कर दिया मेरे बेटे ने। मेरे बेटा भाई, मेरा सपना एक माँ बाप का सपना बेटा पूरा किया है, उसके साथ साथ देश का भी सपना पूरा हुआ है। बजरंग पुनिया जी, रेसलर, जिन्होंने कि इस तरह से ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाकर नाम रोशन किया। घर में भी खुशी की बात हो रही है, और मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं एक बार फिर आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को। अगर वो जुड़ जाएं तो उनसे बातचीत की जाएगी। और तब तक आरजेएस 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है, उसमें क्विज कंडक्ट करेंगे। पार्थसारथी 2-3 साल से पार्थसारथी थपलियाल जी ही जब एनडीएमसी में हुआ तो क्विज का कंडक्ट किया उन्होंने, और भी जगहों पे क्विज का जब भी प्रोग्राम होता है आरजेएस की तरफ से, पार्थसारथी थपलियाल जी जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं आकाशवाणी दिल्ली के, और लेखक और चिंतक हैं, मोटिवेटर हैं, तो वो हम दिखाते हैं। तब तक आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी जुड़ रहे हैं, तब तक ये वीडियो आप लोग देखिए। आरजेएस परिवार के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पार्थसारथी थपलियाल। जय हिंद, जय भारत। 14 अगस्त को आरजेएस परिवार की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, जो कि आरजेएस का वार्षिक कार्यक्रम होता है, जय हिंद जय भारत। और विगत वर्षों में ये आमतौर पर बड़े बड़े सभा घरों में होता रहा है। इस बार अभी स्थितियां उस तरह की नहीं है, तो ऑनलाइन होगा। इस वेबिनार में आप सब आमंत्रित होंगे और आप अवश्य इसमें भाग लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी जाएंगी। और मैं आपसे मिलूंगा एक खास कार्यक्रम के लिए। वो कार्यक्रम है क्विज, यानी प्रश्नोत्तरी को हम ये देखेंगे कि भारत के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे विषय होंगे, ऐसे नाम होंगे जिन्होंने भारत को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनको हम अपने प्रश्नों के माध्यम से आपसे पूछेंगे और आप उनका उत्तर देंगे। बहुत रोचक होने वाला है। हमारे देश को महान बनाने में अनेक लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनका योगदान रहा है। और ये नहीं कि भारत 1947 में पैदा हुआ हो, भारत का इतिहास तो 5000 सालों से भी पुराना है। और ये जो संस्कृति है, ये विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, लेकिन करीब 1000 सालों तक गुलामी की बेड़ियों में रहा है। तो अब जब हम अपने देश की आजादी का 75वां दिन मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम कोई उस समय के लोगों की तरह कोई आंदोलन तो नहीं उस तरह कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमें मनाना चाहिए अपना ये दिन, और उसको मनाने के लिए हमें कुछ खास काम करना चाहिए। जो जहां कर सकता करना चाहिए, जो नहीं कर सकता उसको वेबिनार में भाग लेना चाहिए। मैं आपसे बड़े रोचक प्रश्न पूछूंगा। माना कि पूछ लूं आपसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना ऐतिहासिक भाषण है शिकागो में, वो कब दिया था, याद है आपको? इसी तरह के कुछ सवाल हो सकते हैं। कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े हो सकते हैं, कुछ हमारे कलाम साहब से हो सकते हैं। हमारे देश के अनेक जो है ऐसे शहीद भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, लाल हैं, बाल हैं, पाल हैं, और हमारे जो है सुभाष चंद्र, हमारे जो है आजाद हैं, जिनको हम विशेष रूप से जो है याद करते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं आजाद हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा।
तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, आप जरूर से भाग। जी हाँ, तो साथी तो जय हिंद सर, दीप माथुर जी जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद जय जी। अभी थपलियाल जी को सुन रहे थे आप? थपलियाल जी ने वीडियो भेजा था आज क्विज के बारे में, लोगों को बताने के लिए कि हम किस तरह के सवाल पूछने वाले हैं। उन्होंने क्लू भी दिया और ये कोइंसाइड हो गया कि आपने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है वो घोषित किया है। भेंटकर्ता आप हैं आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी। दीप माथुर जी, अभी चर्चा चल रही थी बहुत सारी बातों की, तो चूंकि सकारात्मक भारत आंदोलन को आपने बड़े करीब से देखा है, आज समाज में उसकी जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। और अभी दीदेवार जी से गुरुवार को जो बातचीत हो रही थी, हम लोगों ने जीतने वाले को तो माला सभी पहनाते हैं, लेकिन आरजेएस ने कहा कि जीतने वालों को तो बधाई, बहुत बड़ी बड़ी बधाइयां, लेकिन जो हार कर आ रहे हैं उनके प्रति भी हमें सम्मान का भाव दिखाना होगा और उनको भी आर्थिक जो चीजें हैं, क्योंकि अगले विजेता वही हमारे बनेंगे ऐसी आशा की जाती है, उनका मनोबल टूटने नहीं देना है। इसको हम लोगों ने बड़े ही विनम्रता के साथ देश को ये संदेश देने का प्रयास किया था। तो ये सकारात्मक जो सोच है उसको बड़े करीब से आपने देखा है, और किस तरह से आरजेएस का परिवार और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में और अपनी ऑडियो और वीडियो भेज रही हैं। उन महिलाओं की कुछ की ऑडियो जारी हो गई है, कुछ की कल जारी होंगी। उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनको आरजेएस का जो पॉजिटिव मंच है, पॉजिटिव स्पीकर जो बनाया जा रहा है, उन लोगों को समय दिया जाएगा पिछली बार की तरह। पिछली बार 2 मिनट दिया गया था, लेकिन इस बार ज्यादा दिया जाएगा और उनको एक पद दिया जाएगा, पॉजिटिव स्पीकर। आरजेएस वेबिनार के पॉजिटिव स्पीकर की तरफ महिलाएं जो हैं वो काफी आगे आ रही हैं। इसका मतलब देश को जरूरत है पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट की। देश ने मुहर लगा दिया है कि उनको जरूरत है पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट की। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मन्ना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो खिलाड़ी जीत गए हैं उनका तो सम्मान पूरा देश कर ही रहा है, और जो लोग मतलब बिल्कुल एक नज़दीकी जीत के नज़दीक पहुंच के भी जीत नहीं पाए, उनका उत्साह बढ़ाना, उनका सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। हो सकता है कि उनमें से आगे आने वाले गोल्ड मेडलिस्ट निकलें, सिल्वर मेडलिस्ट निकलें, ब्रोंज मेडलिस्ट निकलें, तो उन्होंने बहुत जहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत संघर्ष किया है, और उस संघर्ष को हम सबको स्वीकार करना चाहिए और इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले समय में अपनी और बेहतर परफॉर्मेंस दें और भारत का नाम ऊंचा करें। तो इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ। और जो पॉजिटिव मीडिया आरजेएस के माध्यम से जो पॉजिटिव सोच का विचार, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव कार्य का आज आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। ये हम सभी के जीवन में पॉजिटिविटी का बहुत महत्व है, और ये जो कार्यक्रम है, जो क्या आप जो मूवमेंट है आरजेएस की, इससे ये पॉजिटिव सोच की जो वृक्ष है ये पल्लवित होता है और बढ़ता है। तो मेरे विचार से हम सभी को इस परम यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, और ना हम खुद पॉजिटिव हों बल्कि अपने परिवार को, अपने जानने वालों को भी पॉजिटिव दें, और हम ये सुनिश्चित करें कि नेगेटिविटी हमारे व्यवहार में ना आए। आजकल का टाइम जो है बहुत संघर्षमय है। कई बार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि नेगेटिविटी जनरेट होती है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी जनरेट ना हो, और हम जो है पॉजिटिव रहे, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहे, हमारे कार्य पॉजिटिव रहे, और हम सारे में पॉजिटिविटी फैलाएं। तो इसमें आरजेएस के विभिन्न चैनलों की, जैसे आरजेएस वाणी है और जो दूसरे मंच सभी एक सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि सभी इसमें सहयोग देंगे और इसमें इसको आगे बढ़ाने में सहायता देंगे अपने तन, मन और धन से भी, क्योंकि इनमें सब तरह की सहायता चाहिए, और सभी का कर्तव्य है
कि वो इस कार्यक्रम को, इस अभियान को, इस मूवमेंट को और अधिक आगे बढ़ाएंगे। मन्ना जी, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपके मेरे पास शब्द नहीं है। आपका जो उत्साह है, आपके जो विचार हैं, उनके लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाना होगा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते रहिए, लोग जुड़ते रहेंगे। चरावेती चरावेती। धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद। अंकित ओम जी जुड़े हुए हैं। अंकित ओम जी काफी सकारात्मक भारत आंदोलन को काफी समय से देखा है इन्होंने। अंकित ओम साहब, अगर समय मिले तो आप आइए, जुड़िए। यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा, कनेक्ट कर लिया जाएगा आपको। दो शब्द सकारात्मक भारत। घनश्याम तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, आप कई बार आते हैं, तो आइए कुछ बातचीत किया जाए। आज तो बहुत खुशी का दिन है और ऐसे माहौल में तो निश्चित रूप से आशा भारत को रखनी चाहिए। गोल्ड मेडल का दिन है आज का दिन जो है 7 अगस्त जो है वो इतिहास बन गया है देश के लिए, देशवासियों के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश खुश हैं। तो इस खुशी में दो शब्द तो कहने को बनता है देश के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप लोगों का, अगर यहाँ पे आता है तो कनेक्ट किया जाएगा। तो आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने सही कहा कि सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और 14 अगस्त का ऐतिहासिक दिन है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। वैसे सुबह में हम लोग ये कर रहे हैं वेबिनार, उसका बैनर लॉन्च हुआ था। एक बार फिर से दिखा देते हैं। ग्रेट मैन ऑफ इंडिया एंड एंसेस्टर्स ऑफ आरजेएस फैमिली। ये एंसेस्टर्स जो हैं आरजेएस फैमिली में 40 से ज्यादा हैं, जो कि जिनके बारे में चर्चा की जाएगी और क्विज में भी इसकी चर्चा की जाएगी। और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, जो फाउंडर हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के, और वो रहेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर ऋषि कुमार शर्मा जी रहेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी हिंदी एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और कीनोट एड्रेस पेश करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, फाउंडर हैं कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के। इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम होगा। मोहित खन्ना जी जो कि फाउंडर हैं ताल ग्रुप के, और रितेश कुमार मिश्रा जी सिंगर, और हिमाचल प्रदेश से बहन रितु कपिल टेकरा जी। ये सभी तीनों आरजेएस स्टार हैं। और क्वेश्चन आंसर का जो है वो मॉडरेट करेंगे आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी। और आरजेएस क्विज होगा, उसके कंडक्ट करेंगे पार्थसारथी थपलियाल साहब। और ये कार्यक्रम जो है आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के पश्चिम बंगाल के सहयोग से किया जा रहा है। हम लोग 6 साल पहले से टीजेएपीएस के साथ मिलकर जो है सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किए थे। तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आपका नेट नहीं काम कर रहा है। भानु प्रताप जी, आपको एक बार फिर से जोड़ रहा हूं। अंकित ओम जी, अगर हाँ आप जुड़े हुए हैं, दो शब्द सकारात्मक भारत आंदोलन के मंच पर, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन आप लोग जुड़े हुए हैं। तो सौरभ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हिमाचल प्रदेश, जब तक ये भानु प्रताप जी अगर जुड़ जाते हैं तो बातचीत की जाएगी। बिहार से हैं और ये पैक्स हैं, रत्नाड़ पंचायत भोजपुर जिला। और देखिए हमारे पहाड़ जो हैं कितने असुरक्षित होते जा रहे हैं। हमको अभी से प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति जो है हम लोगों की सहायक है। प्रकृति के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा। समय ऐसा ही आ रहा है। और आपको बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ ब्लॉक के झड़कुला गांव के पास एक होटल भूस्खलन की चपेट में आने से भरभरा कर गिरने के बाद चकनाचूर हो गया। ये देखिए किस तरह की स्थिति हिमाचल में, और बद्रीनाथ हाईवे, उत्तराखंड, ये सब जगह है जहां पहाड़ है। हम लोग भी पहाड़ की यात्रा किए थे। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया उत्तराखंड गई थी, पहाड़ों को बड़े करीब से देखा था। और निश्चित रूप से
पहाड़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा और उसके लिए केवल सरकार ही नहीं, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। अपने अपने क्षेत्र के जो पहाड़ हैं वो कैसे सुरक्षित हों। आपको ये सीन देखकर लगेगा कि कितने जान माल का नुकसान हो जाता है। और ये पूरा जो ये होटल है, होटल तो काफी खुल गए हैं पर्यटकों की सुविधा के लिए, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अगर क्षति हो रही हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक सीन आपको दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा होटल गिर गया। एक बार फिर से आपको ये सीन दिखाते हैं। एक बार फिर से देखिए। जब वीडियो में इतना खतरनाक सीन दिखाई दे रहा है तो समझिए जिस समय ये हादसा हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा। तो आप लोग जुड़ने के लिए भेजिए, क्योंकि कार्यक्रम ऑनवर्ड्स हो रहा है। अब इसको संपन्न करेंगे हम और फिर कल जुड़ेंगे, क्योंकि गुरुवार, शनिवार और रविवार 3 दिन सायं 8 बजे सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव होती है। और हम लोग समाज और सरकार को दिशा देने के लिए भी बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से ये समाज जो है वो चलना चाहिए, फले फूले, और सबका सम्मान जो है वो जरूरी है। स्वयं का स्वामी हर भारतीय कैसे बने, इसी पर हम लोग पॉजिटिव स्पीकर बनाने जा रहे हैं वेबिनार में। सबको मौका है, ग्रुप में भेजा हुआ है। अगर आरजेएस ग्रुप में आप हैं तो आपके पास ये जानकारी चली गई है कि आप स्पीकर बन सकते हैं। आरजेएस का मंच ओपन फॉर ऑल है, क्विज में भाग ले सकते हैं। और खास करके बच्चों को, अगर अभी थपलियाल जी ने जो प्रोमो दिखाया, उन्होंने बोला कि आप सभी आमंत्रित होइए। थोड़ी ही देर में आपके अगर बच्चे होंगे साथ में तो उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महापुरुषों के बारे में एक ही जगह अगर बच्चे जुड़ते हैं तो उनको एक ही जगह बहुत सारी जानकारी जो है वो थोड़ी ही देर में हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है बच्चों को, क्योंकि स्कूल बंद हैं तो जीके जो है मजबूत हो जाएगा बच्चों का, इसकी गारंटी है। बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। थपलियाल जी ने उसका उदाहरण दिया कि विवेकानंद जी ने अमेरिका में सम्मेलन जो भाग लिए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में, वो कब भाग लिए थे। तो इस तरह के सवाल होंगे और देशभक्ति से संबंधित और महापुरुषों जो क्रांतिकारी हैं उन लोगों से संबंधित होंगे। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे मैं आप लोगों को बातचीत कर सकूं। तो अब यहाँ संपन्न करने के बाद अब कल उपस्थित होंगे सायं 8 बजे। थोड़ी सी देर में हम लोग देश की बातें कर लेते हैं, संतुष्टि मिलती है और आप लोगों की बातें बहुत दूर तक जाती हैं, क्योंकि आरजेएस के सोशल मीडिया सभी एक्टिव हैं और उन सभी पे ये यूट्यूब पर लगाकर शेयर कर दिया जाता है। आरजेएस के 21 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये भेज दिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज अच्छी होती है, आज ओलंपिक विशेष कार्यक्रम कर दिया गया और उसमें दीदेवार जी जुड़े जिनसे बातचीत हुई, और सुरेंद्र सिंह डोगरा जी पत्रकार जुड़े, उनसे बातचीत हुई, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को जोड़ने की कोशिश एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी हैं और काफी तैयारी कर रहे हैं। 14 अगस्त का कार्यक्रम जो है इन प्रभारियों के कंधे पर ही है सक्सेस कराना, और अपनी अपनी तैयारी जो है लोग कर रहे हैं कि 14 तारीख का जो कार्यक्रम है वो देश का कार्यक्रम है और राष्ट्र प्रथम हम लोग करते भी हैं, भारत एक परिवार। इमरान खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक भारत आंदोलन की बातचीत कर रहे थे हम लोग और अब संपन्न ही होने जा रहा है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी अगर जुड़ जाते हैं तो वेल एंड गुड, कुछ बातचीत किया जा सकता है। भानु प्रताप जी ने लिखा, अति सुंदर कार्यक्रम। जहां देश की बात होती है, जहां देश की बात होगी तो वो अति सुंदर ही होगी। और आप लोग आरजेएस के ग्रुप में हैं तो आप लोग कोई कविता, देश की बात,
और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो महापुरुष हैं, जिसको आप लोगों ने घोषित किया है, मतीउर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जुड़ते हैं। मतीउर रहमान साहब, आपका मैंने फेसबुक भी देखा था और आप शेयर भी करते हैं, खास करके 14 तारीख के कार्यक्रम को आपने शेयर किया था, ये हमारे नोटिस में आया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप जैसे लोग भी हैं जो ये सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये देश का है, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर फैलती है तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिस तरह से हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का जो वातावरण में उसकी हवा जाती है तो वो सबके लिए कल्याणकारी होती है। उसी तरह से ये सकारात्मक भारत आंदोलन है, ये घर घर का और प्रदेश का और अपने समाज का, ये सकारात्मक सोच से ही जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, चाहे खेल हो या पढ़ाई हो या शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी विषय ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बातें हो, आप स्वस्थ रहेंगे सकारात्मक सोच से। हालांकि बीमारियां शरीर है तो बीमारी आ सकती है, मैं भी बीमार पड़ गया था और उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे काफी पड़ा था, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि सकारात्मक सोच से आप रिकवर कर गए, नहीं तो आपने देखा कि हमारे कई भाई बहन जो हैं इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शरीर है, दवाइयों का भी प्रभाव पड़ता है, शरीर उसको एक्सेप्ट करे न करे, ऐसी दवाइयां भी, बहुत सारी वजहें होती हैं, लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच का कोई काट नहीं है। ये आपको 24/7 आवर्स 365 दिन जो है जिंदगी में काम आने वाली चीज है। और अगर आपने किसी अधिकारी को कहा, किसी जनता की शिकायत को लेकर गए और आपने बताया, अगर वो अधिकारी सकारात्मक होगा तो वो काम कर देगा, और नकारात्मक होगा तो वो दाएं बाएं करने लगेगा और काम न करने की नियत जो है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये सकारात्मक सोच वाले अधिकारी अगर सीट पर बैठे रहेंगे, सकारात्मक सोच वाले लोग सत्ता में बैठे रहेंगे, तो आप ये समझिए कि इस देश को ही स्वर्ग जो है बना दिया जाएगा। इसी कदम से भारत एक परिवार लेकर हम लोग और स्वयं का स्वामी बनाने के लिए पॉजिटिव स्पीकर आप लोग बन सकते हैं। फेसबुक पे भी हैं, लेकिन आप लोग अगर कांटेक्ट करें और आप लोग अपना कोई वीडियो वगैरह भेजें सकारात्मक भारत आंदोलन पर और अपने कार्यों को, देखिए आरजेएस आप लोगों को मंच दे रहा है, आपके कार्यों को प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप कौन से ऐसे कार्य करते हैं उसका फोटोग्राफ्स भेजिए कि, और जो आप कहेंगे उसका फोटोग्राफ्स भेज दीजिए कि आपने ये, जैसे आपने कोरोना में खाना खिलाया किसी को, उसकी फोटोग्राफ्स भेज दीजिए और उसका वीडियो आप अपना बोल दीजिए, आप बोल दीजिए आपके पास जो काम किए हैं। कहने का मतलब है कि ऑथेंटिसिटी, अब हम लोग चाहते हैं कि तथ्य और सत्य आधारित चीजें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएं, तो न केवल फेसबुक पे दिखाई जाएंगी बल्कि उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। आज के डेट में हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आज यूट्यूब पर आरजेएस के जो चीजें अपलोड की जा रही हैं वो कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंच रही हैं। अभी हम लोगों की रेंज सिर्फ 10,000 तक पहुंचाने की रही है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि 75 विशेष कार्यक्रम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा 2022 15 अगस्त तक। हम लोग 14 अगस्त को पहला वेबिनार करके प्रोग्राम का उद्घाटन होगा और उसके बाद 74 कार्यक्रम, वो पहला कार्यक्रम हो जाएगा 14 अगस्त को, और उसके बाद जो है हम लोग 15 अगस्त 2022 तक 75 कार्यक्रम करेंगे अलग अलग तरह से। फेसबुक पर भी विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसे आज ओलंपिक विशेष किया गया, तो इसी तरह से कुछ विशेष चीजें विशेष लोगों के साथ पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और टारगेट है कि 5 राज्यों के लोगों से डेली बातचीत की जाए, ये एक टारगेट बनाया गया है देश के लिए, और यही है सकारात्मकता, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। ये न कभी रुकेगा न कभी खत्म होगा, ये चरैवेती है। एक पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी पीढ़ी इसको टेक ओवर कर लेगी, ऐसी व्यवस्था आरजेएस ने कर ली है। और 75 लोगों को इसके जो 75 कार्यक्रम होंगे तो 75 लोगों के साथ जो है हम लोग तन मन धन से सहयोग की अपेक्षा करेंगे। 75 लोग जो है इस कार्यक्रम को वहां तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, लास्ट आप लोग जुड़े हुए हैं और निराश नहीं होना है। एक बार हम और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी के लिए कोशिश कर लेते हैं। मतीउर रहमान साहब, आपका भी एक आया है, हम आपको भी कोशिश कर लेंगे। बस 2 मिनट में अपनी बातें समाप्त कर दीजिएगा, बस एक प्रेजेंटेशन हो जाए, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स जो है अगले थोड़ी देर के बाद ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। जो लोग कॉन्टेक्ट में आए हैं वीडियो संवाद में, उन लोगों के फोटोग्राफ्स जो है वो हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि आपने
बातचीत की, सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दिया, बातचीत किया आप लोगों ने, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग अपनी कविता कोई स्वलिखित हो तो गए हैं। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जय ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी। आज हमारी युवा टोली ने विचार किया, जो आज का ज्वलंत उदाहरण है खेल जगत का। दूसरा उदाहरण है एकला चलोगे फॉर्मूला को, जो टैगोर साहब ने दिया था, उसको हम लोगों ने अनुकरण करने का संकल्प लिया है। वो कैसे करेंगे ये एक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमारे युवा टोली के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि खेल की तरह अगर हम अपने जो कुछ हम कर सकते हैं, मेरे युवा टोली के सदस्य वो अपने हिसाब से करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि कोई बाधा हमें रोक नहीं सकेगी। हम लोग चरेवेती करेंगे। ये पक्का उदाहरण हम लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने प्रस्तुत कर दिया कि अकेले चलते 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 शिखर पर पहुंचने के ठीक पहले उनको मदद मिली और वो शिखर को चूम लिए। हमें गोल्ड मेडल भी दिलाया 41 वर्ष के बाद। जी, हॉकी में भी जीता। बहुत अच्छी बात है तो कि आप ये सब चीज जो है हमें प्रेरणा दे रही है और कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव स्पीकर की भी तैयारी कर लीजिए। कल लास्ट डेट है। आपके यहाँ से पॉजिटिव स्पीकर जो हैं वो अपना ऑडियो वीडियो भेजकर अपना नाम दर्ज करा लें, और सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की उपस्थिति जो है वो दर्ज करा दें। और उस दिन आप ध्यान योग के बारे में, आपका एक टॉपिक रखा गया है ध्यान योग के बारे में। आरजेएस के जो फैमिली है, फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह जुड़ेंगे तो उनको बताइएगा ध्यान योग कैसे उद्दीपन ऊर्जा उत्पन्न करती है, और शयन से पहले कैसे कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी म्यूजिक सुनाई जाती है, उसकी पूरी आप तैयारी कर लीजिए। 2 मिनट की म्यूजिक होती है, उसके साथ आप बताएंगे कि ध्यान ऊर्जा क्यों जरूरी है अच्छी नींद के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए, उद्दीपन ऊर्जा जिसको आप कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मतियूर रहमान साहब है, मतियूर रहमान साहब को भी जोड़ लेते हैं। हाँ, मतियूर रहमान साहब आपको ऐड कर रहे हैं। पहली बार आप आए हैं, पहले भी जुड़े हैं आप और फेसबुक पे सपोर्ट करते हैं। आपका ये बना रहना चाहिए। सकारात्मक भारत आंदोलन जो है दूर। रहमान साहब जय हिंद। आप कैमरा को थोड़ा ठीक कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, आपका फेस छुप रहा है। हाँ सर। हाँ, थोड़ा और ऊपर। हाँ यस, थोड़ा। हाँ यस, बहुत अच्छा। देखिए अब आरजेएस फैमिली ने आपका चेहरा देख लिया। हाँ जी, सर, जी, जय जी, हिंद सर। जी, जी। अभी थोड़ी देर बाद ये फेसबुक, हाँ जी, जय हिंद। अभी मतियूर रहमान साहब थोड़ी देर के बाद इसको सोशल मीडिया पे भी डाला जाएगा और यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया जाता है। हर जो अंक है मेरे ख्याल से ये 156 या 157वां या 156वां अंक है। तो ये उसी हिसाब से जो है वो डाल दिया जाता है, रेगुलर अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे, क्योंकि फेसबुक पे खत्म हो जाता है 1 महीने के बाद। ये जो लिंक है ये खत्म हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे परमानेंट रहता है। तो आज आप पश्चिम बंगाल में हैं? हाँ सर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हूँ, दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर। कौन सा जिला? दक्षिण दिनाजपुर जिला, दक्षिण दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आरजेएस की बैठक हुई थी नोएडा में, क्या आप उसमें उपस्थित थे? सर मैं आपका लाइव फॉलो करता हूँ और आपका जो पोस्ट होता है कि नहीं वो बस देखता हूँ। जी, जी। अब बताइए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल, इसको बंद कर देना। बिल्कुल जरूरत है सर। सर बिल्कुल जरूरत है। क्या इसमें क्या चीज, कौन सा ऐसा रस मिलता है जिसके चलते आप जुड़ते हैं और उसको अपने पोस्ट शेयर भी करते हैं? ये देखा मैंने, कल ही देखा आपने शेयर किया सर था। मैं सोचा कि सब पॉजिटिविटी का जो वातावरण तैयार हो रहा है इंडिया में, वही मेरे को अच्छा लगा है। अच्छा, पॉजिटिव वातावरण आप भी चाहते हैं।
है ना? यस सर। तो हाँ सर। तो ये बताएं कि पॉजिटिव हो जाने से क्या बेनिफिट है और नेगेटिव रहने से क्या घाटा है? सर पॉजिटिव रहने से अच्छा ही तो है बहुत सारे, और नेगेटिव से इंडिया हमारा पीछे चला जाता है। मतलब वो पॉजिटिविटी से सब काम आगे बढ़ता है। जी, पॉजिटिविटी से काम आगे बढ़ता है, सर यानी मेरे को कि हिंदी बोलने में थोड़ा नहीं दिक्कत हो नहीं, रहा है। आपकी हिंदी जो है वो इसी तरह की हिंदी की आज बहुत आवश्यकता है कि हम लोग हाँ हाँ कोशिश करें, चाहे साउथ में हो। हाँ, यही तो पॉजिटिविटी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रीजनल रीजनल भाषाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, और तो रीजनल टच का भी जरूरी है। आप हिंदी बोले अपनी बंगाली टच में, वो भी जरूरी है। और जो पूर्वोत्तर भारत के भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी अपने पूर्वोत्तर भारतीय टच करते हुए वो हिंदी बोले। तो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग इसको अपनाएं, देश को एक सूत्र में, है ना? क्योंकि उड़िया वाले उड़िया बोलेंगे, और हाँ सभी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन उड़िया वाले थोड़ा सा हिंदी बोल दें, बंगाली हिंदी बोल दें, असम के लोग थोड़ी हिंदी बोल दें, मलयालम के हिंदी केरला के लोग जो है हिंदी हिंदी बोल दें। हमारा राष्ट्रभाषा है, उसको तो बोलना ही पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो इसके बाद एक पॉइंट के बाद इसको हम लोग समापन कर देंगे। सबसे तो बड़ी बात है कि आप जुड़े आज, और ऐसे जुड़ते रहें देश की बात करने के लिए। अब तो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 14 तारीख को भी आप आमंत्रित हैं। आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से लिंक भेज रहे हैं, कि जिन लोगों को जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में हमें पता हो कि कौन लोग जुड़े हैं, तो व्यक्तिगत ही लिंक उसका भेजा जाएगा। तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और 14 तारीख को आप समय रखिएगा दोपहर में, और अपनी बात, अगर वीडियो आप भेजेंगे तो आप, हाँ, अगर कल संडे है, अगर वीडियो भेजते हैं तो पॉजिटिव स्पीकर के लिए आगे बढ़ सकते हैं आप। उसमें यही सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में आपने जो बताया, और एक और किसी व्यक्ति से, फ्रेंड से, अपने घर के किसी भी व्यक्ति से आप उसमें बातचीत करेंगे। मतलब 2 लोगों की रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बनाया गया है। 2 लोगों की रिकॉर्डिंग आप 8 मिनट की भेज दें, तो आपको पॉजिटिव स्पीकर का दर्जा मिल जाएगा। ये पब्लिक, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार का है। मैं एक वीडियो भेजूंगा। हाँ, वीडियो भेजिए आप। उसके बाद आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। अभी यही है कि 2 लोगों की आपकी बातचीत हो इसी बारे में, कि फेसबुक लाइव होता है, उसमें आप देखते हैं और लिंक शेयर करते हैं, और अच्छा लगता है। और आपके यहाँ जो माहौल है, वो वहां पर किस तरह की समस्या है, उसमें आप क्या करते हैं, आप कार्य कौन सा करते हैं, और उसमें से देश का कार्य कौन करते हैं। एक तो अपना पेट रोजी रोटी के लिए करते कहना है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव से एक वाइब्रेशन तैयार होता है कि सब उस वाइब्रेशन से परिवर्तन होता है, पॉजिटिविटी से। जी जी जी, आत्मबल भी बढ़ता है। हाँ, मतलब नेगेटिव वर्ड जो है वो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसे कुछ नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, दूसरे को सम्मान भी देना चाहिए, दूसरे को सम्मान भी देना चाहिए। ये भी पॉजिटिव चीजें हैं। किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को गिराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब गिराने और उठाने पर आपको एक उदाहरण के साथ बताते हैं कि जब कोई गिराना चाहता है किसी को, कंधे पे हाथ रख के और नीचे दबाना चाहे उसको, तो साथ साथ वो भी तो नीचे जाएगा। अगर वो इसको दबाएगा नीचे जाने के लिए, तो साथ साथ वो भी नीचे जा रहा है। लेकिन वही नीचे कोई है आदमी, उसको नीचे बैठा हुआ, उसको उठाएगा तो साथ साथ अपने भी तो उठ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अगर नीचे गिरे हुए को उठाएगा कितनी, है ना, ये चीज अच्छी है ना। सर मैं अपने भी तो उठेगा वो। मैं सर TJPS के KBS के साथ तो मैं जड़ित हूँ। जी 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 जी, हाँ, KBS तो 6 साल से, जी 6 साल से हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन चला रहे हैं। सोमेन कॉलेज जी सेक्रेटरी जो हैं, परिवार के साथ जुड़ते रहे हैं। उस समय आपको नहीं पता होगा, हर कार्यक्रम में वो फिजिकली आते हैं, समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं। हमारे बहुत सारे मीटिंग भी हुआ है। जी 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 जी, तो आप लोग भी अभी आप पहली बार लाइव जुड़े हैं, आगे भी और बातचीत होगी। और
जहां पर भी आप हैं वहां पर भी हम लोग अभी बैठकें बंद हैं, नहीं तो 150 से ज्यादा बैठकें हो गई हैं अलग अलग राज्यों में। उस दिशा में भी हम लोग, आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। आपका छोटा सा मंच है, आपका छोटा सा मंच मतलब वहां का, लेकिन टीजेपीएस तो बहुत बड़ा मंच है ना। टीजेपीएस के बैनर तले आप काम कर रहे हैं, तो जैसे ही टीजेपीएस आप लगा देंगे तो आरजेएस के साथ जो है वो राष्ट्रीय मंच आपको मिल जाएगा। मतलब आपकी बातें दूर तक जाएंगी जो कहना चाहते हैं उस बैठक में। तो मतीउर रहमान साहब, आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग 14 अगस्त को आप इनवाइटेड हैं, वीडियो भेजेंगे तो आपको आपकी बातों को कहने का अवसर दिया जाएगा पॉजिटिव स्पीकर के रूप में। उस तरफ, उस दिशा में भी आगे बढ़िए और इस आंदोलन को जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, आगे देश तक आवाज जो है वो पहुंचाने का काम जो है आरजेएस करेगी। और हम लोग 15 अगस्त से शुरू कर देंगे 5 राज्यों से बातचीत करना। तो ये आगे भी संपर्क बना रहेगा और हर आदमी के लिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। तो ऐसे आज जो है सुरेंद्र सिंह डोगरा जी पत्रकार, जिनसे कि खेलों के बारे में बातचीत हुई। आज ओलंपिक के लिए विशेष दिन रहा, गोल्ड मेडल आया, 7 मेडल आ गए भारत की झोली में, और आगे भी और उम्मीद है 8 तारीख तक, ये कल तक जो है ये ओलंपिक है। सुरजीत सिंह देवार जी से बातचीत हुई, समाज नीति की चर्चा हुई, देश को दिशा देने के बारे में हम लोग ने अपने अपने विचार रखे। 95% समाज नीति की बात आरजेएस करता है। और उसके बाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े, जो कि आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी हैं पटना बिहार के। उन्होंने 14 अगस्त की तैयारियों के बारे में बताया कि आरजेएस युवा टोली उन्होंने बना रखी है, तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं 14 अगस्त के वेबिनार को सफल करने के लिए। मतीउर रहमान साहब जुड़े आज पहली बार लाइव में, हालांकि पहले से ही सकारात्मक भारत आंदोलन को ये समर्थन देते रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उनसे बातचीत हुई आज, और ये काम जो है सकारात्मक भारत आंदोलन आगे बढ़ा। आज 2 वीडियो अपलोड की गई। एक तो ज्योति जी का ऑडियो आया था, जो कि हरियाणा में एक टीचर हैं, जिनका ऑडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया। पिछली बार भी ये स्पीकर थी, इस बार पॉजिटिव स्पीकर बन रही हैं, बनेंगी, और क्योंकि उनकी वीडियो भी आ गई है, आज शाम को वीडियो उनकी आ गई है, वो भी यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। डोगरा जी की एक पहले से थी वीडियो, जिनमें उनके चाचा जी ने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के बारे में बोला था। डोगरा जी के दादाजी की स्मृति में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, हिमाचल निर्माता, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री के नाम पे अवार्ड घोषित किया है डोगरा परिवार ने, तो उसके बारे में। और एक संजय मिश्रा जी, द्वारका परिचय पोर्टल है, उसके मैनेजिंग एडिटर हैं, और उनसे बातचीत हुई और डोगरा जी से बातचीत हुई थी। ये ऑडियो जो है वो आज यूट्यूब पे अपलोड करके जारी कर दी गई। और एक देवार जी की गुरुवार को जो बातचीत की गई थी, ओलंपिक के बारे में ही बातचीत थी, तो उसको भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया। आज के डेट में आरजेएस का जो यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है वो 10,000 तक रीच जो है लगभग पहुंच रही है। लेकिन इसको हम लोग और आगे बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि अब 5 राज्यों से 15 अगस्त से बातचीत शुरू हो जाएगी। हम लोग डेली 5 राज्यों से बातचीत करेंगे। 25 राज्यों में आरजेएस फैमिली है, तो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क जो है वो आरजेएस ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर पार्थसारथी थपलियाल जी की प्रेरणा से इसको लिया गया है, और इसको निश्चित रूप से हम लोग कामयाब करेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। 75 लोगों की टीम बनाई गई है, और उन लोगों का तन मन धन से समर्थन चाहिए होगा। हालांकि अब तक हम लोगों ने कभी भी पैसे की बात नहीं की थी, और ना हम लोग करेंगे। हम लोग तन मन धन जब कहते हैं तो ये एक सहयोग के लिए कहते हैं। सहयोग, किसी भी तरीके से सहयोग जो है देश के लिए, अगर ये सकारात्मक भारत आंदोलन अच्छा है तो 6 साल तो हम लोगों ने इसको चला लिया। 6 साल, 24 जुलाई को 6 साल पूरे हो गए सकारात्मक भारत आंदोलन के। 7वां सकारात्मक भारत दिवस हम लोगों ने वेबिनार के माध्यम से मनाया था। आगे भी वेबिनार चलेंगे, और फेसबुक लाइव भी 15 अगस्त तक का ये है अभी तक,
उसको देखेंगे। लेकिन कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, 75 कार्यक्रम करने हैं, उसकी सारी रूपरेखा अभी बन रही है। 14 तारीख को पूरा उसका खाका रूपरेखा जो है वो आ जाएगा। वो जन भागीदारी की उसमें आवश्यकता होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे और घर घर तक जैसे कोशिश होगी कि सकारात्मक शब्द जो है घर घर तक पहुंच जाए। यही आशा करते हुए बड़े पैमाने पे और 25 राज्यों की जगह हम लोग और अन्य राज्यों तक भी लोगों को जोड़ पाएं, इसमें सभी लोगों की आवश्यकता है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा अगर योगदान करना शुरू कर दें, जो जहां पर हैं, और उसकी वीडियो उसकी ऑडियो भेजें, तो आरजेएस की टेक्निकल टीम जो है उसके पास ज्यादा काम आने वाले हैं। तो टीम को भी बड़ा किया जा रहा है और हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन के आगे बढ़ने का मतलब है भारत का आगे बढ़ना। जय हिंद, जय भारत। एक मुस्कान के साथ कल रविवार सायं 8 बजे उदय मन्ना उपस्थित होगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।